हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हमने लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 है हमारा वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, राइट। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, हम वो सारी चीज़ें जानते हैं जो इसमें है, ठीक है। फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा अभी रिकॉल कर लेते हैं एंड आई थिंक आज ही ये चैप्टर इस लेक्चर में ही वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद हम अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो वाटर रिसोर्सेज है, हमने क्या चीज़ें देखी थी कि हमारे प्लैनेट पे, अर्थ पे हमें वाटर रिसोर्सेज काफ़ी देखने को मिलता है। किस तरीके से कि 3/4 ऑफ हमारी जो अर्थ है, 3/4, ठीक है, वो हमें वाटर से ही देखने को मिलते हैं, मतलब कि वाटर से ही भरी हुई है वो। अर्थ सरफेस कवर्ड है पानी से, लेकिन उसके बाद भी हमें इतना ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं मिलता या यूसेज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर काफ़ी कम है। जैसे हमें ग्राउंड वाटर में या सरफेस रन ऑफ में हमें देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर काफ़ी कम है।
ठीक है। तो ये वाटर रिसोर्सेज है, जो कि अब क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से रिन्यू होता जाता है। तो बेशक से फ्रेश वाटर कम है, लेकिन इसके रिन्यू होने की वजह से इसकी हमें कमी नहीं पड़ती। बट फिर भी हमें आज के टाइम पे रिन्यूएबल होने के बावजूद हमें इसकी कमी देखने को मिलती है, स्कार्सिटी देखी जा रही है। वो स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि जितना जो, जैसे अगर हम जो ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। जैसे बारिश आ रही है तो उससे उतना वो ग्राउंड वाटर वापस से भर नहीं पा रहा, जितना ज़्यादा हम उसमें से निकाल रहे हैं पानी। तो उसकी वजह से वो वाटर स्कार्सिटी होती जा रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। तो अभी वाटर स्कार्सिटी हमने किस तरीके की है, तो हमने क्या चीज़ें देखी थी कि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है। सिर्फ इतनी सी चीज़ देखनी है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं हमारे वाटर स्कार्सिटी के, कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर नीड्स इंक्रीज हो रही हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो उनके डोमेस्टिक यूज़ के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। और तीसरा इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड होने की वजह से अब जो ये इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड हो रही हैं उनकी वजह से हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कि वो लोग पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। वाटर यूसेज इंडस्ट्रीज़ में काम होने के लिए ज़्यादा चाहिए, और वहाँ पे जो मशीन्स वगैरह का काम होता है, मशीनरी है, उनके यूसेज के लिए, उनको काम करवाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, वो हाइड्रो पावर से ही आती है। वो हाइड्रो पावर क्या है, कि पानी की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज अब क्या कर रही हैं, अपने काम के लिए जो नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल कर ही रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स भी वो पानी की मदद से ही अपनी फुलफिल कर पा रही हैं। तो इस वजह से वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव यूसेज में आ रहा है, और हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। ये है हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। उसके बाद है हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारे कौन से हैं, कि अब क्वालिटेटिव, कि उसकी क्वालिटी खराब है, वाटर हमारे पास है, अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इस वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब है, मतलब वाटर पोल्यूटेड है। अब पोल्यूटेड किस तरीके से होगा, डोमेस्टिक वेस्ट से होगा। ठीक है। जो हम वेस्ट डाल देते हैं, हम वाटर को पोल्यूट करते हैं, या सीवर्स है उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो उनसे क्या हो रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर से, कि वो वॉश ऑफ होके वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। और तीसरा इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कि इंडस्ट्री के जो भी वेस्ट होते हैं या एफ्लुएंट्स जो जाते हैं वो वाटर में डिस्चार्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पल्यूट हो जाता है। और उसमें क्योंकि वो केमिकल्स हमें या बहुत हैजार्डस चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो पानी हमारे यूसेज के लिए, हमारी कंजम्पशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। तो अब क्या चीज़ नीड है, कि अगर हमें अपने सर्वाइवल को रखना है, अपनी लाइफ को बरकरार रखना है, प्रॉपर तरीके से रखना है, वाटर की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से, तो हमें क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, हमें पानी को बचाना है। अब उस पानी को बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले जो ये चीज़ें हैं इनको टैकल करना है। जैसे सबसे बड़ी, कि वाटर की क्वालिटी को ठीक हम बहुत इजीली कर सकते हैं। किससे? कि जैसे फार्मर्स जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं वो उसकी बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ठीक है। और इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट को ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ करे, बजाय कि उनको डिस्चार्ज करने में से वाटर में। जो सीवर्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो, ताकि वो वाटर को पोल्यूट ना करे, वहाँ पे वो लीकेज ना हो। और जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। राइट। उसी के साथ साथ जो बाकी की नीड्स हैं, मतलब वाटर को जुडिशियसली यूज़ किया जाए, ताकि उसका एक्सेसिव यूज़ ना हो। आई नो, वी नो कि जैसे जैसे अब चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, लेकिन उसको हम बहुत ज़्यादा केयरलेसली भी यूज़ करते हैं। तो हमें उसको केयरलेसली यूज़ नहीं करना, हमें उसको कंजर्व करना है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करना है। हम अगर जुडिशियसली यूज़ करेंगे तो आज भी हम बचा सकते हैं। राइट। जैसे कि अगर हम
एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम इरिगेशन में सबसे ज़्यादा, इरिगेशन लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इरिगेशन में, इरिगेशन के लिए या पानी के लिए उन क्रॉप्स को, वो पानी बचाने के लिए हम ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम क्रॉप्स भी ग्रो कर पाएँ और ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें कि भाई उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इस तरीके से हम कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उनको कंजर्व करने के लिए, राइट। फिर आते हैं हमारा, हमने पढ़ा था मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, डैम्स, कि डैम्स पहले जो एंशिएंट टाइम पे स्टार्ट किए गए थे, जो हम पहले से जान रहे हैं इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए, बट जैसे जैसे फिर आगे हमें देखा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद भी अगर हम बात करें कि हमने तब देखी तो क्या चीज़ यूज़ हुई, ये आज के टाइम पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है इंडिया में, कि डैम्स बिल्ड तो किए जा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बल्कि वो बाकी और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं, कि वो डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, वो हाइड्रो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को वाटर प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो हर चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोला गया है। अब सुनने में बहुत अच्छा लगा लेकिन इसके हमें फिर भी कुछ ऑपोजिशन देखने को मिली। वो ऑपोजिशन क्यों देखने को मिली, क्योंकि जहाँ पे डैम लगेंगे वहाँ पे उनका फ्लो रुकेगा, ठीक है, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो वहाँ पे अफेक्ट होगा, नेचुरल फ्लो अफेक्ट होगा, तो वहाँ हमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगी। सेडिमेंटेशन होगी तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी खराब होगी, और दूसरी चीज़ वहाँ पे सेडिमेंटेशन होने की वजह से वो ज़्यादा फ्लड प्रोन हो जाएगी, ठीक है। और अब क्योंकि वहाँ पे जो वाटर नेचुरल फ्लो है रिवर का वो अफेक्ट हो रहा है, तो उससे जो वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो भी तो अफेक्ट होंगे, उनका भी तो फ्लो अफेक्ट होगा, तो वो भी अफेक्ट हो रही हैं। दूसरा कि अब जो जिस काम के लिए वो डैम बनाए गए हैं वो भी नहीं पूरा कर पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, वो काम भी नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। अब जो हायर जैसे अर्बन सेंटर्स हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो पहले ही वो इन वन वे और दी अदर, या हम कहें कि बाय हुक और बाय क्रुक, वो अपने बेनिफिट्स तो ले ही लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो बेनिफिट्स ले ही लेते हैं। मरता कौन है, एक गरीब आदमी, एक पुअर पर्सन ही तो मरता है। तो अब ये जो पुअर पर्सन से, जो लोकल कम्युनिटी से, इन्हीं को अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो, इनका घर ही छिन रहा है, तो इनको तो बेसिकली बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। तो बेनिफिट का क्या फ़ायदा, इन डैम्स का क्या फ़ायदा जब इनको ही बेनिफिट नहीं हो रहा। अल्टीमेटली बेनिफिट तो उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो डिवाइड और ज़्यादा बढ़ रहा है, रिच और पुअर का, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स का, ठीक है। और अब ये क्या कर रही हैं, ये फ्लड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, क्यों, क्योंकि ये टूट जाते हैं, उसका वो प्रेशर कई बार नहीं ले पाते जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो एक्चुअल में जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो मल्टीपर्पज़, उसके लिए भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें कुछ मूवमेंट्स, आंदोलन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी नहीं, उनकी लाइफ उसमें बिल्कुल डैमेज हो रही है, डिस्ट्रक्शन में जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। सो इतना हमने क्या देखा था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। अब हमने बात की कि क्या किया गया कि भाई वाटर को कंजर्व करना है रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उसके लिए पहले बात हुई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की, डैम्स की, ठीक है। फिर हमने क्या चीज़ें देखी कि भाई ये जो डैम्स हैं ये तो उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे जितना बेनिफिट इनको सोचा था कि भाई ये दे पाएंगे हमें, वो तो ये नहीं दे पा रहे हमें, ठीक है। एट दी एंड आके क्या हो गया कि डैम्स जिस काम के लिए बनाए गए वो उनको पूरा ही नहीं कर पा रहे, जो बेनिफिट हम सोच रहे थे वो नहीं दे पा रहे। तो अब क्या टेक्निक ली हमने, क्या चीज़ पे फोकस किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। और ये आज की टेक्निक नहीं है, कोई नई टेक्निक नहीं है, ये वाटर को कंजर्व करने की, ये हमें एंशिएंट टाइम से देखने को मिलती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक। अब क्या है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैनी थॉट that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative, ठीक है। वही चीज़ कि भाई जब ये चीज़ें देख ली कि भाई ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये भी सही नहीं है, इनकी भी हमें काफ़ी कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा है, तो उसके बाद
किस चीज़ पे फोकस किया गया, ये देखा गया कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है, कैसे हमें हेल्प करेगा। तो जब ये चीज़ों को देखा गया, वर्कआउट किया गया, तो क्या चीज़ पाई कि ये ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है मल्टीपर्पज़ डैम्स को के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव हमें देखने को मिलता है। अब ये वायबल अल्टरनेटिव कैसे है, सोशो इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी। कैसे? एनवायरमेंटली कैसे है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। भाई डैम्स बनेंगे ना तो वहाँ पे हमें डिफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है कि अगर फॉरेस्ट है वो उस जगह पे आ रहे हैं तो हमें उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट कट नहीं होंगे। दूसरा, रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। नेचुरल फ्लो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा तो उसमें रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, उनको उनके ब्रीडिंग में, उनके स्पॉनिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें एनवायरमेंटली देखने को मिल रहा है। दूसरा, सोशो इकोनॉमिकली कैसे है कि अब जो डैम्स लगते हैं वो डैम्स लगाने की कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा हाई आती है, वो कॉस्ट भी बचेगी क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वो कॉस्ट इतनी इनकर नहीं होती, ठीक है। फिर सोसाइटी के लिए भी सही है, क्यों? क्योंकि अब सोसाइटी के लिए किस तरीके से सही है कि भाई जो जैसे लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, ऑल टुगेदर क्या चीज़ हो रही है कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही तो डैमेज हो रही है, उनका पूरा घर जा रहा है, वो जहाँ रह रहे हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, वो जिस चीज़ पे भी डिपेंडेंट है, उनके वो सारी चीज़ें छिन रही हैं। तो वो जो लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनकी जगह ली जा रही है, उनके घर छीने जा रहे हैं, उससे बच जाएंगे सोसाइटी से, और लोगों की लाइफ भी थ्रेट में नहीं आएगी कि जैसे अगर जो डैम है वो अगर टूट जाता है, जैसे कि ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल आ गई तो वो उसको नहीं ले पाया, फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो टूट जाता है, और वो टूटने की वजह से कितनी ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो उसको भी हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है, ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है किसके? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के या डैम्स के, ठीक है, सोशो इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी। इन एंशिएंट इंडिया, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. अब एंशिएंट इंडिया में जैसे मैंने बात की कि अब ये जो टेक्निक है ये नई नहीं है, ये हमें एंशिएंट इंडिया से देखने को मिल रही है। उस टाइम पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ये चीज़ देखने को मिलती थी, मतलब वहाँ पे ये एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्ट करने का। People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. अब उस टाइम पे जो लोग थे एंशिएंट इंडिया में, जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब गहराई में हम अगर कहें इन डेप्थ नॉलेज थी किसके बारे में? रेनफॉल रिजीम्स के बारे में, कि भाई बारिश किस तरीके से होती है, क्या पैटर्न है, कब बारिश आती है, कब हमें कैसी देखने को मिलती है, मतलब उनको वो नॉलेज थी काफ़ी अच्छे से, ठीक है। सॉइल किस तरीके की है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, पहले ही देख लेते थे, तो उनके पास काफ़ी सारी टेक्निक्स थी जिनका वो यूज़ किया करते थे। उन्होंने वो टेक्निक्स को डेवलप किया ताकि जो बारिश का पानी आ रहा है कि कभी जब बारिश ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भी नॉलेज थी उनके पास कि भाई थ्रू आउट द ईयर बारिश नहीं होती, हमें एक वेट सीज़न देखने को मिलता है, रेनफॉल सीज़न कि जब बारिश होती है, और एक हमें ड्राई सीज़न भी देखने को मिलता है जब बारिश नहीं होती है, तो हमें उस टाइम पे किस तरीके से रखना है। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी टेक्निक्स, काफ़ी अच्छे अच्छे सिस्टम्स उन्होंने लेकर आए कि रेन वाटर को किस तरीके से हमें हार्वेस्ट करना है, कि बारिश के पानी को हमें कैसे स्टोर करना है, कैप्चर करना है, स्टोर करके रखना है कि हमारे फर्दर यूसेज में वो मदद करेगा फर्दर, जैसे जब ड्राई सीज़न होगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर है कि ग्राउंड वाटर किस तरीके से रिचार्ज होगा, हमें वहाँ पे किस तरीके से करना है। रिवर वाटर, ठीक है, या फ्लड वाटर, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और उन सब के साथ साथ की जो लोकल की इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं,
ठीक है, कि वहाँ की एनवायरनमेंट किस तरीके का है, क्या वहाँ की वाटर नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो पानी को हार्वेस्ट करते थे, अपना स्टोर करके रखते थे और यूज़ करते थे। ठीक है। इन हिल एंड माउंटेनस रीजन्स पीपल बिल्ट डाइवर्जेंट चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। अब जो हमें पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं, हिली और माउंटेनस रीजन्स हैं, वहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है, एक डाइवर्जेंट चैनल बनाया हुआ है। वो डाइवर्जेंट चैनल क्या है, जैसे कि गुल्स या कुल्स बनाए हुए हैं, कि वो डाइवर्जेंट चैनल से क्या होता है कि सीधा एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है वो एक चैनल में चला जाता है, ताकि उसको हम एग्रीकल्चर के लिए फर्दर यूज़ कर सकें, इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकें। और ये कहाँ पे होते हैं, वेस्टर्न हिमालय में, और इनको क्या बोला जाता है, गुल्स या फिर कुल्स। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार ना टर्मिनोलॉजी से पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि कुल्स किससे एसोसिएटेड है, कुल्स। ठीक है, तो वो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हम बोल सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो एक। या फिर किस प्लेस पे हमें देखने को मिलता है, कहाँ ये टर्म यूज़ की जाती है, कुल्स, तो वेस्टर्न हिमालयाज में। रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम was commonly practiced to store drinking water particularly in राजस्थान। अब राजस्थान में एक हमें जो पीने का पानी है उसको स्टोर करने की प्रोसेस क्या थी, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब कि एक सिस्टम है जो कि रूफ टॉप क्यों बोला गया है, रूफ टॉप मतलब कि छत के ऊपर, रूफ छत और टॉप ऊपर, छत के ऊपर एक सिस्टम लगा दिया जाता था, जहाँ पे मतलब एक ऐसे ही रखा जाता था, तो वहाँ पे क्या होता था, जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होता चला जाता था और उसको फिर वो ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए अपना यूज़ किया करते थे। तो ये राजस्थान में होता था पर्टिकुलरली। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। अब उन जगहों पे, जैसे बंगाल के कुछ फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, कुछ इनंडेशन चैनल्स बना लिए, जहाँ पे वो क्या है कि पानी उसके थ्रू जाता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है, उनकी फील्ड्स को पानी मिल जाता है, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, उनके जो खेत होते हैं उनको पानी मिल जाता है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in जैसलमेर and जोहाज in other parts of राजस्थान। अब कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स मतलब कि जो सूखे होते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं आती, या सेमी एरिड जहाँ पे बारिश काफ़ी कम आती है, हमें थोड़े से सूखे से ही, शुष्क ही देखने को मिलते हैं। तो उनमें क्या होती है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है, अब क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से ज़्यादा एग्रीकल्चर तो नहीं हो पाता, तो वो जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो उनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं रेन फेड स्टोरेज में, कि मतलब कि वहाँ पे जो पानी है, पानी को इकट्ठा करेंगे वो। ठीक है, तो वो रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि पानी, जैसे बारिश आती है जब भी, तो पानी इकट्ठा होता है, तो वो पानी वहाँ पे रहता है फिर। ठीक है, और फिर वो जो पानी वहाँ पे रहता है वो वहाँ की जो सॉइल है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि फिर हम वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। वो जैसे कि जैसलमेर में इसको बोला जाता है खदीन्स, और राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में इसको जोहाज भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अलग अलग जगहों पे वाटर को हार्वेस्ट करने के अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं इन कंपैरिजन टू कि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी या रेनफॉल पैटर्न किस तरीके का है, कितनी बारिश हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। राइट। In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. अब कुछ सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जो हैं, मतलब कि सूखे या फिर ज़्यादा बारिश नहीं आती जिन पे राजस्थान के, तो उनमें क्या है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी वहाँ पे घर हैं, सब के सब घर में क्या है, अंडरग्राउंड कुछ टैंक्स हैं, मतलब कि उन्होंने अंडरग्राउंड कुछ टैंक्स बना रखे हैं जहाँ पे वो अपना पीने के पानी को स्टोर करते हैं, ताकि उनके पास कभी भी कमी ना रहे, शॉर्टेज ना हो पानी की। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। One household in Falodi had a tank that was 6.1 meters deep, 4.27 meters long and 2.44 meters wide.
मतलब ये जो टैंक्स हैं ये इतने भी बड़े होते हैं कुछ कुछ जगह कुछ कुछ घरों में कि ये एक पूरे कमरे के जितने होते हैं। The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. अब ये क्या है, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ही एक पार्ट हमें उसी का एक हिस्सा देखने को मिलता है। कैसे कि भाई एक जैसे मान लो कुछ पाइप बना दिए या कोई ऐसी चीज़ बना दी जिससे कि जो बारिश आ रही है वो बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा है, उन फ्लो जो है डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर दे, किससे, उन टंकास से। ठीक है, वो जो टंकाज में है डायरेक्ट पानी जा रहा है और वहाँ पे जाके वो इकट्ठा होता चला जा रहा है। और ये जो टंकाज हैं ये मेन हाउस या कोर्टयार्ड में ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता चला जाता है, फिर उस पानी को क्या करते हैं वो, जब उनको पीने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको वहाँ से निकाल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप। वही मैंने बात की ना कि छत है, छत से क्या आ गया, वहाँ से एक पाइप से कनेक्ट कर दिया कि जैसे बारिश आती है तो वो छत पे जैसे बारिश पड़ती है तो वहाँ से वो पाइप के थ्रू क्या करती है, क्योंकि पानी तो फ्लो करके जहाँ पानी को जगह मिलेगी वो जाएगा, तो वो पानी को उस पाइप से वो पानी जाता है और वो जो क्या बोलते हैं घर है, ठीक है, घर से वो क्या करता है फिर उस रूफटॉप से क्या करेगा, फिर वो पानी फ्लो करता हुआ वो नीचे उस टंकास में चला जाएगा जो कि अंडरग्राउंड बिल्ट हो रखे हैं। ठीक है, नीचे तक वो चले जाएंगे। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स। कि जब बारिश आनी शुरू होती है, ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआत की बारिश होती है, हम कहें अगर प्री मानसून शावर होता है, बिल्कुल शुरुआती बारिश होती है, तो उसको कलेक्ट नहीं किया जाता उस टाइम ना, उस पाइप को क्लोज कर देते हैं। उस टाइम पे उस पानी को कलेक्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अब क्या चीज़ है, अब बारिश आ रही है तो अब जो हम रूफ टॉप की बात कर रहे हैं तो पहले तो पानी उसी पे गिरेगा ना, फिर वहाँ से फ्लो के उस पाइप से जाएगा। तो अब वो जो छत है हमारी वही अगर गंदी होगी तो गंदा पानी इकट्ठा आएगा, हम उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो पहली बारिश आती है उसको क्या माना जाता है कि उससे जो है हमारी जो छत है, रूफ टॉप है, हम उसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, रूफ टॉप को और जो पाइप्स हैं उसको भी वो भी क्लीन कर देते हैं। फिर वो पाइप ओपन करके वो पाइप से क्लीन कर देते हैं और उस पानी को कलेक्ट नहीं करते फिर। ठीक है, उस पानी को वहाँ से निकाल देते हैं कि वो पाइप भी क्लीन हो गया और वो छत भी क्लीन होगी। तो अब जो बारिश आएगी वो क्लीन वाटर एज इट इज़ हम स्टोर कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वॉज देन कलेक्टेड। तो उसके बाद जो पानी बारिश आती है उसका पानी फिर कलेक्ट करते जाते हैं। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers. अब ये क्या है, अब बारिश आई है तो उसका पानी, जितनी भी बारिश आई है उसका पानी इकट्ठा कर लिया। अब अगली बारिश आने तक इसी पानी को क्या किया जाता है, पीने के लिए यूज़ किया जाता है जब ड्राई सीज़न है और कोई भी अदर सोर्स हमारे पास नहीं है। जैसे कि राजस्थान में क्यों ये सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में एक तो वैसी बारिश कम आती है और ऊपर से क्योंकि वो ड्राई एरिया है, मतलब एरिया ऐसा है कि हमें राजस्थान में हमें क्या इमेजिनेशन में हमारे क्या आता है, डेजर्ट्स आते हैं कि रेगिस्तान है पूरा, तो वहाँ पर हमें वैसी वाटर सोर्सेज कम देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे मेनली गर्मियों के टाइम पे यही पानी को यूज़ किया जाता है हाउसेस के द्वारा। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो इसी पानी को यूज़ करते हैं कलेक्ट करके जब तक अगली बारिश नहीं आ जाती। रेन वाटर और पलर पानी एज कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। इसको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, बिल्कुल शुद्ध, और इसको क्या बोला जाता है, पालर पानी। तो इस टर्म को याद रखना, पालर पानी। Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. अब कुछ ने तो क्या बनाया कि अब जैसे जो हमें टंका देखने को मिल रही है, नीचे अंडरग्राउंड देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के नीचे, इन्हीं टंकास के नीचे भी एक रूम कंस्ट्रक्ट किया काफ़ी हाउस होल्ड्स ने, काफ़ी घरों में हमें देखने को मिला। क्यों? ताकि जो गर्मियों में वो नीचे जाके रह सके अंडरग्राउंड, क्योंकि वो क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, पानी है, पानी से भरा हुआ वो कमरा है, तो नीचे क्या होगा, वो ठंडा रहेगा। ठीक है, तो गर्मियों से बचने के लिए उन्होंने ये काम किया।
Today in Western Rajasthan, sadly the practice of rooftop harvesting system is on decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal, though some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of tap water. कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी जो राजस्थान है, हमें वहाँ पे रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम अब इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसमें पेरिनियल वाटर आता है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी आता है, उसकी वजह से वहाँ के लोगों को पानी मिल जाता है, तो इसीलिए अब वो उसको मेंटेन नहीं करते। लेकिन कुछ हाउसेज में हमें फिर भी अभी वो मेंटेन देखने को मिलता है, क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता उस इंदिरा गांधी कैनाल से जो पानी उनको मिलता है वो उनको अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो इसीलिए वो अभी भी अपना टंकाज वाला सिस्टम ही फॉलो करते हैं। Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. कि अभी भी फिर भी जो भी है, अभी भी कुछ अर्बन और रूरल इंडिया में यही सिस्टम जो है सक्सेसफुल है और यही अडाप्ट किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए और कंजर्व करने के लिए। इन गेंदाथुर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटक, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. अब ये कर्नाटक के एक मैसूरू में बैकवर्ड विलेज है गेंदाथुर, तो यहाँ पर भी लोगों ने यही रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है ताकि वो अपने वाटर नीड्स को पूरा कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीड्स को वो अपने पूरा कर सके। Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. मतलब नियर अबाउट 200 जो हाउसहोल्ड्स हैं वहाँ पे उन्होंने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया है और द विलेज हैज़ अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शन, मतलब कि उस विलेज को एक डिस्टिंक्शन मिले, रेयर, कि भाई जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हर जगह पे क्या है कि वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, स्कार्सिटी है, यहाँ पे हमें रेन वाटर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं। गेंदाथुर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश आती है। 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी एंड ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स, एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली फ्रॉम द 200 हाउसेज। द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट्स टू 1 लाख लीटर्स। मतलब ये कितना ज़्यादा कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, स्टोर करते हैं, और हमें कितना ज़्यादा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इनको कि ये रिच है रेन वाटर में, क्योंकि ये कलेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से उस पानी को। बारिश अच्छी आती है तो वो इसको कलेक्ट भी अच्छा खासा अमाउंट वाटर का कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यही चीज़ अगर ऑल ओवर इंडिया यूज़ की जाए तो पानी की कमी ना हो, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल चैप्टर 3। छोटा सा ही चैप्टर था, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ें हैं, वाटर स्कार्सिटी हम जानते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। वाटर स्कार्सिटी में सिर्फ क्या पॉइंट बनाने हैं आपको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। उसके बाद कंजर्वेशन के लिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ही वही प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने मेन बताया वो क्या है, मल्टीपर्पज़ डैम्स लेके आए थे पहले, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और जब उसमें भी प्रॉब्लम्स आई तो फिर क्या लेके आए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये बिल्कुल बहुत ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में मेनली वो कुल्स या गुल्स याद रखने हैं, या फिर वो पलर पानी नाम रखा गया है उसको याद रखना है। मेन चीज़ें यही हैं। ठीक है, तो इजी सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला क्या है, इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स। मतलब कि जो भारत की जो भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, खास करके जो छोटी छोटी हैं वो टॉक्सिक मतलब कि जहरीली बन चुकी हैं। एंड इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। गंगा यमुना हम ये तो बात करती हैं, हम नॉर्मली न्यूज़ में भी हम ये चीज़ देखते रहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा पल्यूट होती जा रही हैं। द असॉल्ट ऑन इंडियन रिवर्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एनॉर्मस एंड ग्रोइंग बाय द डे। दिस एंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटेंड। तो ये वही चीज़ है कि अब ये जो इंडियन रिवर्स पे ये जो असॉल्ट हो रहा है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये पोल्यूट क्यों हो रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है,
एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है एग्रीकल्चर में, ठीक है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी वजह से हो रही है, और ये क्या है, बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो इससे हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ रही है। फिर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पढ़ा था, अब एक और है ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये क्या है, इन मेघालय a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent. About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. ठीक है, तो ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये कहाँ पे, मेघालय में यूज़ किया जाता है। 200 साल पुराना सिस्टम है ये, स्ट्रीम को ट्रैप करना, ठीक है, टैप करना, मतलब कि बैम्बू पाइप्स के इस्तेमाल से क्या किया जाता है कि जो जैसे पानी है वो पानी क्या करता है, ये जो बैम्बू पाइप का सिस्टम एक बना दिया कि बैम्बू के पाइप्स बना दिए, उनसे पानी एंटर करता है, फिर वो नीचे तक जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और जो प्लांट है वहाँ पे उनको ये वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर मिनट क्या करता है ये, फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा वो वाटर प्रोवाइड कर देता है। तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है इरिगेशन में, क्योंकि इरिगेशन लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वही प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, ठीक है, मेघालय में, राइट। फिर है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। अब हमने बात की थी एंशिएंट इंडिया में काफ़ी अच्छे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे, और जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अडॉप्ट किए थे। तो अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स किस तरीके के थे। इन द 4th century BC, Sringaverappura near Allahabad had sophisticated water harvesting system, channeling the flood water of the river Ganga. अब 1st century BC में हमें इलाहाबाद के पास ही एक जगह है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है, पानी को बचाने का क्या था, एक तरीका था, सिस्टम बनाया उन्होंने, जिससे कि जो जैसे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी जो है, फ्लड वाटर है, उसको रिवर गंगा की तरफ वो घुमा देते थे कि वो रिवर गंगा में चला जाएगा पानी, सॉरी रिवर गंगा में नहीं चला जाएगा, फ्लड वाटर किसका है, जो रिवर गंगा है, जैसे कि अगर बारिश आ गई बहुत ज़्यादा तो जो रिवर गंगा है वो वो ओवरफ्लो होने लग जाती है, ठीक है, तो ओवरफ्लो होने की वजह से वहाँ पे हमें बाढ़ देखने को मिलती है। तो वो बाढ़ का जो पानी है उसको यूज़ करने के लिए उसको चैनलाइज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया, ठीक है, 1st century BC में। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन के जो सिस्टम हैं थे वो काफ़ी ज़्यादा बनाए गए। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंग। कलिंग का है उड़ीसा में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र। अब ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है कि कलिंग कहाँ पे है, नागार्जुनकोंडा कहाँ पे है, मतलब प्रेजेंट स्टेट हमें कौन सी में देखने को मिलते हैं, बेन्नूर एंड कोल्हापुर। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे इरिगेशन वर्क्स के एविडेंसेस मिले हैं। इन द 11th century, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट, ठीक है, भोपाल लेक बना था 11th century में। और 14th century में द टैंक इन हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया, कि हौज खास में एक टैंक बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि जो सिरी फोर्ट का जो एरिया है उसके आसपास का वहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जा सके। तो ये क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, राइट। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफर क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। अब ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, डैम क्या है, एक बैरियर है कि एक रिवर पे बना दिया तो उसका नेचुरल फ्लो रोक देता है, वो बैरियर की तरह काम करता है। इट रेफर्स टू अ रिजर्वॉयर रादर दैन द स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, अब ये जो पानी रोकता है उसको डाइवर्ट करता है, डायरेक्ट करता है उसके फ्लो को, तो क्या करता है, एक रिजर्वॉयर बना देता है या एक लेक फॉर्म कर देता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एक रिजर्वॉयर बोलते हैं बजाय कि एक स्ट्रक्चर के। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे और वियर over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or
कॉन्टिन्यूसली। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्शन है जैसे जिसको हम कहते हैं स्पिल अवे, जिससे कि क्या होता है जो पानी है वो थोड़ा सा गैप लेके रुक रुक के या फिर कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है एक जगह पे, जैसे कि एक रिजर्वॉयर में। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। मतलब कि डैम्स वो किस तरीके का है वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हाइट क्या है, किस पर्पस के लिए है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स यूज्ड, डैम्स आर क्लासिफाइड एज। अब अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और किस किस मटेरियल से वो बनाया गया है, तो उसके बेसिस पे हम डैम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। टिम्बर बैंक्स, एम्बैंक्ड बैंक्स और मेसनरी डैम्स। ठीक है, विद सेवरल सब टाइप्स, इनकी कुछ सब टाइप्स भी होती हैं। और अगर हम हाइट के बेसिस पे इनको करना चाहें डिवाइड, तो क्या होंगे डैम्स को? लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, या फिर हम बोल सकते हैं लो डैम्स, मीडियम डैम्स एंड हाई डैम्स। ठीक है, हाइट के बेसिस पे है ये बेसिकली। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये जो डैम्स की जैसे मूवमेंट्स चले थे, तो उसमें जैसे ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट। ये क्या थी? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट दी सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। अब जो नर्मदा रिवर है गुजरात में, उस पर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, तो उसके प्रोटेस्ट में ये आंदोलन चलाया गया था NGOs के द्वारा। It originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water। तो पहले तो किस पे ये मुद्दा उठाया गया था? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि भाई वहाँ पे जो पेड़ हैं वो पानी के नीचे धंस जाएंगे, तो पेड़ तो वहाँ पे गए ना, डिफॉरेस्टेशन हो गया। Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the ousties, मतलब displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government। अब पहले तो एनवायरनमेंट के लिए ही था, अब इन्होंने अपना फोकस कहाँ पे लेके आया कि उन लोगों के लिए जिनको वहाँ से इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्प्लेस कर दिया गया और उनको उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला या उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिली सरकार से, तो उसके लिए ये आंदोलन चलाया गया। People felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest। अब जो लोगों को वहाँ से हटाया गया, डिस्प्लेस हुए, उन्होंने क्या सोचा कि भाई ठीक है, चलो हमारी जो दिक्कतें हैं, जो भी हम भुगत रहे हैं, वो मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अब एक टाइम पे इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, तो हमारी क्या होगी? एग्रीकल्चर फील्ड्स को अच्छे से पानी मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो हमारी अच्छी क्रॉप्स होंगी, तो हम वापस से हमारी लाइवलीहुड अच्छी हो जाएगी। So often the survivors of Freehan told us that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation। तो वो क्या बताते हैं कि भाई उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया कि हमारे नेशन का, ओवरऑल हमारे नेशन का अच्छा होगा हमारे कुछ के सैक्रिफाइस से, तो इसीलिए हमने ये काम किया। बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even been more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation। अब 30 साल हो चुके, 30 सालों में भी उनकी लाइफ और भी ज़्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि उनको कुछ उससे बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। तो अब वो पूछ रहे कि क्या हम ही थे क्या जिनको ये सैक्रिफाइस करना पड़ा? हम ही को क्यों चूज़ किया गया नेशन के लिए? ठीक है, और सैक्रिफाइस किया तो हमें उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये शिलोंग में भी एक काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, शिलोंग मेघालय में। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापुंजी एंड मौसिनराम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग receive the highest rainfall in the world, yet the state capital Shillong faces acute shortage of water। हम पढ़ते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो हम बात करते हैं मौसिनराम में होती है, मेघालय के मौसिनराम में, या फिर चिरापुंजी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इतनी ज़्यादा रेनफॉल होने के बावजूद हमें वहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिलती है, पानी की कमी हो रही है वहाँ पे। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी, अब वहाँ पे हर एक घर में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop rainwater harvesting। कि अब वो जो 15 से 25% जो भी पानी यूज़ करते हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो कहाँ से होती हैं? यही जो पानी वो कलेक्ट करते हैं रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting system structure compulsory to all the houses across the state। There are legal provisions to punish the defaulters। अब बेशक से अब क्या चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस है,
कि हमें देखने को कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में हमने बात की कि हमें देखने को मिलती है वो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हमें राजस्थान में पर्टिकुलरली देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या है, तमिलनाडु ने इस चीज़ को, ये पहली कंट्री स्टेट है हमारी इंडिया की जिसने ये कंपल्सरी कर दिया कि हर एक घर की छत पे हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, और जिनके पे नहीं होगा उनको लीगल प्रोविजंस मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी स्टेट्स को भी लाना चाहिए, क्योंकि ये पनिशमेंट के थ्रू ही लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे और हार्वेस्टिंग सिस्टम का, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। राइट, तो ये तो हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। सो कोई भी डाउट हो गाइज, वैसे बहुत इजी चैप्टर था, मैंने बहुत इजी तरीके से ही समझाया है आपको। फिर भी कुछ भी डाउट हो एक बार रीड कर लीजिएगा, अपनी नोट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।